हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सबको कहानी अगर अच्छी लगी तो हमें बताना ज़रूर। ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी माँ मुझसे कोई बात छुपा रही हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह बात इतनी बड़ी हो गई। मैंने रात को अपनी माँ से एक ख्वाहिश जाहिर की। मुझे पता था कि वह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन एक बेटी होने के नाते अपनी माँ से बात कर रही थी। पर अगली सुबह मेरी आँख खुली कि खुली रह गई जब मैंने देखा कि मेरे कमरे में इतनी सारी चीज़ें रखी थी, वही चीज़ें जो मैंने उनसे मांगी थी। लेकिन मेरी माँ यह सब कुछ कहाँ से लाती थी। वह तो लोगों के घरों में काम करती हैं। जब से यह सब कुछ हो रहा था, तब से मेरी माँ की हरकतें भी बदलती जा रही थी। एक दिन मैंने उनसे उनका पीछा किया और उनको पकड़ लिया। उन्होंने मेरे कान में एक ऐसी बात बताई जिससे सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आज से तुम, मेरा नाम मायरा है। हम लोग गांव में रहते थे, जैसे कि हर गांव में होता है। यहाँ भी माली की हवेली सबसे बड़ी थी। मेरे बाबा किसी ज़माने में उनके पास काम करते थे। फिर पता चला कि उन्होंने वहाँ पर चोरी की और इसके बाद उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। मेरे बाबा को कोई और काम नहीं आता था। घर में भूखे फाके पड़ने लगे थे और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन छोटे छोटे 3-4 भाई भी थे। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करने लगी थी। एक दिन माँ ने मेरे बाबा से कहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बच्चों को संभालूं या लोगों के घरे में काम करूं। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, आज से मैं काम करूँगा। जबकि हमें पता था कि हमारे बाबा को कोई काम नहीं आता था। कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन वह हर महीने कुछ पैसे ले आया करते थे, जबकि पूरा महीना वह घर में ही बैठे रहते थे। हमारा घर तो चलने लगा, लेकिन मेरी माँ कोई बेवकूफ़ औरत नहीं थी। मेरे नाना एक बहुत बड़े हकीम थे और मेरी माँ उनके साथ काम भी करवाया करती थी। इसका मतलब कि वह भी समझदार औरत थी। उन्होंने कहा कि यह आदमी पूरा दिन घर में बैठा रहता है, फिर इतने पैसे कहाँ से लेकर आता है। और फिर एक दिन अचानक ही मेरे बाबा एक हादसे में मारे गए और उसके बाद वही बात पता चली जिसका डर था। और वह यह कि मेरे बाबा कोई नौकरी नहीं करते थे, बल्कि इधर उधर के लोगों से पैसे उधार लेकर आया करते थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि लोग कब तक उधार देंगे और हमें कब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पता चल गया था। और अब वह सारे उधार वाले हमारे घर के सामने खड़े थे। मेरी माँ जिन लोगों के घरों में काम करती थी, वह लोग ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि काम के बदले में बस आटा चावल ले जाओ, पैसों की बात नहीं करो। हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने अपनी माँ को कहा कि आप हवेली में काम क्यों नहीं करती। हवेली में काम करने वालों को तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मेरी माँ ने कहा, तुम्हारे पापा ने वहाँ चोरी की थी और अगर उनको पता चल गया कि मैं उनकी बीवी हूँ तो मुझे काम नहीं देंगे। मैंने कहा कि आप उनको बताएंगे ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, वह लोग मुझे जानते नहीं। एक बार मैं तेरे बाप को ढूंढते हुए वहाँ गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को मेरी शक्ल याद होगी, क्योंकि अमीर लोगों को वैसे भी ज़्यादा शक्लें याद नहीं रहती, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। मेरी माँ ने कहा कि तू चल, अच्छा मशवरा दिया है। वह अगले ही दिन हवेली चली गई। मेरी माँ ने 5 बच्चे पैदा किए थे और उनके बावजूद बहुत भारी भरकम हो गया था। माँ बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। उनके लिए काम करना मुश्किल था, लेकिन उनको काम मिला तो सिर्फ झाड़ू लगाने का, यानी कि पूरी हवेली में झाड़ू लगानी थी मेरी माँ को। माँ ने कहा, यह काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे से तो इतना उठा बैठा नहीं जाता। मुझे लगा था कि बर्तन धोने या खाना पकाने का काम मिल जाएगा तो मैं बैठ कर लूँगी, लेकिन और क्या कर सकते हैं। मैं भी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी पढ़ाई का भी तवज्जो नहीं दिया गया था। मैं भी लोगों के घरों में काम कर सकती थी। पर माँ ने कहा, अगर तू भी लोगों के घरों में काम करने जाएगी तो तेरे छोटे भाई बहनों को कौन संभालेगा। इसलिए मुझे घर पर ही रहना पड़ा था और मेरी माँ यह सब काम करती थी। मेरे दिमाग में यह बात हमेशा रहती थी कि मेरी माँ कितनी तकलीफ़ में होगी और कितनी मुश्किलों से काम करती होगी। लेकिन और कर भी क्या सकते थे। एक दिन मेरी माँ हवेली से वापस आई तो घर में कुछ तलाश करने लगी। मैंने कहा, क्या तलाश करी। तो वह कहने लगी, यहाँ तेरे नाना की एक पुरानी किताब पड़ी थी, वह किताब तलाश रही हूँ। मैंने कहा कि आप इस पुरानी किताब का क्या करेंगी। तो कहने लगी कि ज़रूरत है मुझे इसकी, बस तू मेरी मदद कर। माँ बहुत जल्दी में लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। वह किताब मैंने भी देखी थी, ज़रूर था, लेकिन ना जाने कहाँ थी। थोड़ी देर बाद वो किताब मिल गई तो मेरी माँ को सुकून आ गया, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं। एक दिन मैं उनको एक अजीब सी हरकत करते हुए देखा जिसकी कोई भी तुक नहीं था। यह बात भी अपनी जगह थी कि मेरे बाबा के जाने के बाद मेरी माँ को कोई दुख नहीं था। जो मर्द औरत की ज़िंदगी भर कोई सुख ना दिखाए, उसके जाने के बाद औरत बैठकर मातम मनाती रहे। और वह भी ऐसी औरत जिसके बच्चे हैं और जिसको पता हो कि मैंने अपने बच्चों को खाना पीना पूरा करना है, वह कैसे यह सब कर सकेगी।
मैंने देखा कि मेरी माँ कमरे में गई। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कपड़े बदल लूँ, इसके बाद मुझे हवेली में काम करने जाना है। हमारे घर में एक ही कमरा था, जिसकी खिड़की वैसे भी टूटी हुई थी। जब मैं इसके पास से गुजरती तो मैंने देखा कि मेरी माँ कपड़े बदल रही थी। मुझे नज़र आ गया, लेकिन यह देखकर हैरान रह गई कि उन्होंने अपनी नाव के ऊपर कोई चीज़ रखी है और जिसके ऊपर टैप लगा दिया। मैं हैरान रह गई कि मेरी माँ ये क्या कर रही है। मैंने उनसे पूछना चाहा, लेकिन पूछा नहीं। वह जल्दी में वहाँ से चली गई। इसके बाद मैं ये सोच में रहने लगी कि मेरी माँ अपनी नाव में क्या रखती हैं और हवेली जाने से पहले ही क्यों रखती हैं। इस चीज़ को अपनी नाव में रखकर वह हवेली क्यों जाती हैं और वह चीज़ें क्या हैं। मैं 2-4 दिन तलाश करती रही, लेकिन मुझे पता नहीं चला। फिर एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, तब अचानक से मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे पता चल गया कि मेरी माँ अपनी नाव में क्या चीज़ रख रही हैं, क्योंकि वह चीज़ किचन में ही रखी थी। और आजकल खाना पीना भी मैं इसे ही देखा करती थी, राशन वगैरह भी मैं ही लेती थी, इसलिए मुझे पता चल जाता था कि घर में क्या चीज़ कम है। मेरी माँ जो चीज़ अपनी नाव में रखती थी वह कुछ और नहीं, अदरक और फिटकरी का एक टुकड़ा होता था। इसे वह अपनी नाव के अंदर रखकर ऊपर टेप लगा लेती थी और यह काम हमेशा हवेली जाने से पहले ही करती थी, क्योंकि आगे पीछे वह कभी भी यह काम नहीं करती हैं और सबसे छुपाकर ऐसा कर रही थी। मुझे भी नहीं पता था, यह तो मैंने छुपकर देख लिया था, तो मुझे पता चल गया। मुझे तो अभी यही बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसके बाद कुछ और अजीब बातें हुई जो वाकई में मेरी समझ से बाहर थी। एक दिन मैं अपनी माँ का पीछा करते करते हवेली चली गई। हवेली का दरवाज़ा ऐसा था कि सबके लिए खुला रहता था। हवेली वाले लोग बड़े ही मगरूर थे, हम लोगों को जलील समझते थे, जबकि हम में से अक्सर लोगों के पास अपनी ज़मीन थी, यानी कि हम लोग भी ज़मींदार से छोटे मोटे ही सही, लेकिन वह लोग हमें अपना नौकर समझते थे। उनको लगता था कि हम उनके नौकर हैं, इसलिए वह दरवाज़ा खुला रखते थे कि शायद कोई चीज़ मांगने आए हैं या कोई और काम करने के लिए आए होंगे। मेरे हुलिये से भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तो थे नहीं। मैं वहाँ पर अपनी माँ की तलाश करने गई थी, लेकिन चौकीदार ने मुझे बातें सुनाकर निकाल दिया। उसने कहा कि अब यहाँ पर नौकरों के लिए कोई काम नहीं। मैंने कहा कि मैं नौकर नहीं हूँ। तो कहने लगा, शकल से तो तू फकीरीन लगती है और कहती है कि मैं नौकर नहीं हूँ। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं वहाँ से घर आ गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने अपनी माँ से कहा कि यह औकात है हमारी, हम लोग लोगों का काम करने के लिए पैदा हुए हैं, लोगों को गंदगी उठाने के लिए पैदा हुए हैं। यह सब कुछ बाबा की वजह से हुआ। अगर उन्होंने सही कदम उठाया होता तो हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। मेरी माँ का कहना था कि अब वह इस दुनिया से चला गया है, अब इसको सोचना बंद कर दो। इसको क्या पता था कि यह सब कुछ हो जाएगा। वह एक अनपढ़ आदमी था और ऊपर से नशे का भी आदी था। वह अपनी दुनिया में मगन था। उसने अपनी जिंदगी भी तो बर्बाद कर दी थी। वह कौन सा जिंदा है, कौन सा अच्छे हाल में होगा। ऊपर वाले ने यहाँ भी उसके जवाब देना पड़ेगा। तू फिक्र ना कर। मैंने कहा कि आपकी बातों से मेरी गई हुई इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना। मुझे कितना बुरा लगा। और आप भी तो कोई पैदाइशी नौकर नहीं है, यह तो हमारी मजबूरी थी। मेरी माँ ने कहा कि अच्छा तो बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे लाकर दूंगी। मैंने कहा, कहाँ से लाकर दोगी, घर में दाल रोटी तो पूरी नहीं होती है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इतना ज़्यादा खाना खाते हैं। मेरी माँ ने कहा, तू बता तो सही तुझे क्या चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे जूते चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे उनके साथ के पर्स चाहिए, मुझे खुद को सजाने के लिए सारी चीज़ें चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी किताबें चाहिए जिनको मैं पढ़ सकूं, मुझे वह शीशा चाहिए, एक बैग चाहिए, एक कमरा चाहिए जिसमें मैं सब कुछ रख सकूं। तो लाकर दे सकती हैं मुझे यह सारा कुछ। मुझे इसमें से एक भी चीज़ लाकर नहीं दे सकती आप। मैं रोती हुई वहाँ से चली गई। मैं पूरी रात बिस्तर पर बैठी सोचती रही कि मुझे माँ के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वह मेरे कितना जलील होती, कितने काम करती हैं, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था। सुबह हुई तो माँ शायद वक्त से पहले उठकर ही काम पर चली गई थी। वह शाम तक वापस भी नहीं आई थी। काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। सोचा हवेली जाकर उनको बुला लेती हूँ। हवेली यहाँ से थोड़ी दूर थी, लेकिन थी तो गांव के अंदर ही। पर अगर मैं जाती तो मेरे छोटे भाई भी मेरे पीछे पीछे आते, इसलिए यह वैसे ही बहुत ज़्यादा शरारती हो गए थे। मैं माँ का इंतज़ार करती रही, पर अचानक से मेरी आँख लग गई।
जब आँख खुली तो माँ घर आ चुकी थी और किचन में खड़ी होकर खाना बना रही थी। मैंने कहा, आप क्यों खाना बना रही हो? पूरे दिन की थकी हुई आई हैं, मैं खुद ही खाना बना लेती। तो मेरी माँ ने कहा, नहीं मैं खाना बना लूँगी और तेरी पसंद का ही खाना बना रही हूँ। तू ज़रा जा जानवरों वाले कमरे में, तेरे लिए मैंने वहाँ कोई चीज़ रखी है। हमारे घर में एक जानवरों वाला कमरा था। जब हमारे पास कुछ बकरियाँ और मुर्गियाँ होती थी तो हम उनको इसी कमरे में रखते थे। यह अच्छे वक्त की बात है, लेकिन अब हमारे पास जानवर रखने के लिए कुछ नहीं थी, इसलिए अब वह कमरा खाली पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि वहाँ पर क्या रखा है आपने मेरे लिए? उन्होंने कहा कि तू जाकर खुद तो देख ले। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जिसकी मुझे समझ नहीं आई। जब मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखों के सामने वह सब कुछ पड़ा हुआ था, वही सारी चीज़ें जो मैंने अपनी जुबान से गुस्से में निकाली थी। 5 से 7 जोड़ी कपड़े, जूते, उनके साथ की चीज़ें, मेकअप का सामान और एक बहुत ही खूबसूरत शीशा जिसके अंदर मैं खुद को देख सकती थी। जेवरात, एक अच्छा सा बैग, एक अच्छा सा पर्स, किताबें और इस कमरे को भी अच्छी तरीके से साफ किया गया था। वहाँ मेरे लिए एक बिस्तर भी लगाया गया था। शायद मेरी माँ ने एक बेड भी लिया था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। पर्दे भी लगाए थे। शायद आज वह पूरा दिन यही करती रही थी और सारा सामान लेने के लिए शहर गई थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ से तो मिलनी नहीं थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं एक ही वक्त में हंसने भी लगी और एक ही वक्त में रोने भी लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कमरे से बाहर भागी तो मेरी माँ सामने खड़ी थी। मैं भागकर उनके गले लग गई। मैंने कहा कि आपने मेरे लिए यह सब कुछ किया, लेकिन आपने कैसे किया? आज मैंने उनको गले से लगाया तो वह महसूस करके हैरानी हुई कि वह तो बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। शायद उनका बहुत सारा वजन उतर गया था। यह सब कुछ मेहनत करने की वजह से हुआ है। मैंने कहा, आपने यह सब कुछ कुछ कैसे किया है? आपने किसी से उधार लिया है? मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। हम उन चीज़ों को वापस कर देंगे और उन पैसों से घर का राशन ले लेंगे। पर फिर जिससे भी उधार लिया था उनको वापस कर देंगे। मैं गुस्से में थी, मैंने इसलिए बोल दिया। मेरी माँ ने कहा, तूने कभी ज़िंदगी में मुझसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांगा तो क्या मैं ना लाकर लेकर आती? तू मेरी सबसे अच्छी वाली बेटी है। तूने कभी कोई चीज़ मांगी ही नहीं मुझे और पहली बार मांगा है तो क्या वापस कर दूंगी? यह सब कुछ तेरे लिए है और यह तेरा कमरा है, तो यहाँ पर रहेगी। और भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दे। और मैंने किसी से भी उधार नहीं लिया। मैं मैंने किसी से भी उधार नहीं लिया। मैंने कहा कि उधार नहीं लिया तो फिर यह सब कैसे? मेरी माँ ने कहा, बस एक काम करना कि मुझसे सवाल नहीं करना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि हवेली वालों ने तो आपकी मदद नहीं की होगी। हवेली वालों के बारे में तो सुना है मैंने, अजीब से लोग हैं वहाँ। और जो मालकिन है वह पूरा दिन कमरे में बैठी रहती, किसी से कोई बात नहीं करती, सबकी बेइज्जती करती रहती है, हमेशा गुस्से में होती है, चीज़ें तोड़ती रहती है, पूरी हवेली में शोर मचाती है। सारे गांव को इस बारे में पता था कि मालिक साहब की पहली बीवी हमेशा अपने कमरे में ही छिपी रहती थी, जबकि जब उसने नई नई शादी हुई थी तो वह गांव भी आया करती थी, लोगों से उनके मसले भी सुनती थी और पूरा करने की कोशिश भी करती थी, बिल्कुल किसी मालिक की तरह पेश आने के लिए। यह सब कुछ किया करती थी, लेकिन अब तो वह अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी। मेरी माँ ने कहा कि इसका अपना मसला है और कोई परवाह इतनी बुरी भी नहीं। बस तुम यहाँ समझो कि यह पैसे ना तो मैंने कहीं से उधार लिए हैं, नहीं मैंने कोई उल्टा काम किया है, लेकिन तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ यह सब कुछ। बस तुम खुश रहा करो और परेशान नहीं हुआ करो। माँ ने कहा था कि परेशान नहीं होना, लेकिन परेशान होने की बात थी, क्योंकि यह सामान हजारों में भी नहीं बल्कि लाखों में था। और मैंने तो जब से पैदा हुई थी अपनी ज़िंदगी में हज़ारों रुपए एक साथ नहीं देखे थे, तो फिर मेरी यहाँ सब चीज़ें कुछ कैसे लेके आई? खाली या बेड ही 30 से 40 हज़ार का था, क्योंकि आजकल तो इस तरह के बेड शहर में ही मिलते थे और बहुत ज़्यादा महंगे थे। हम गांव के लोग थे, हमारे घर में तो कुछ इसके अलावा कोई बेड नहीं था, सिर्फ चारपाई थी। अब मैं इसी कमरे में रहती थी और दूसरे कमरे में मेरी माँ और छोटे भाई ही सोया करते थे। यहाँ पर एक बक्सा भी था जिसमें मैंने पहले अपनी 2-4 चीज़ें रखी हुई थी जो कि मेरे पास थी। माँ ने वह चीज़ें भी इस कमरे में रख दी थी, लेकिन इस बक्से को अभी भी ताला लगाकर अपने पास रखा था और रोज़ इसको खोल और बंद किया करती थी। ना जाने इसके अंदर क्या था। मेरे बाबा तो इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन मेरी दादी अभी भी जिंदा थी। एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर चली गई। वह मेरी माँ को अच्छा नहीं समझती थी।
लेकिन हम बहन भाइयों में से फिर भी थोड़ा बहुत प्यार करती थी। जब मैं वहाँ गई तो मैंने नए कपड़े, नए जूते पहने थे। मैंने अपने हाथ से एक नया पर्स भी पकड़ा था और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी क्योंकि मैंने जेवर भी पहने थे और मेकअप भी किया था। वहाँ पर मेरे चाचा के कुछ बच्चे भी थे जो मुझे देखकर हैरान रह गए। मेरी चाची तो जैसे जल भुनकर राख हो गई और मेरी दादी भी हैरान थी। उन्होंने कहा, इतने अच्छे और खूबसूरत कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए? या तो बहुत महंगे लगते हैं, तुम्हारी माँ तो लोगों के घरों में काम करती है। अच्छा, किसी ने खैरात के तौर पर दिए होंगे। मैंने कहा, जी नहीं, खैरात के तौर पर नहीं, बाजार से लिए हैं, बिल्कुल नए हैं, बल्कि शहर से लेकर आई हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे अंदर भी बचपन की महरूमियाँ थीं जिनको मैं पूरा करना चाहती थी। मैंने उनको बढ़ चढ़कर बताया कि यह सब कुछ मेरी माँ मेरे लिए लेकर आई है। यह भी बताया और भी सामान है और इस सामान के अंदर क्या क्या है वह लोग भी हैरान हो गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। मेरी चाची जब वहां से उठ चल गई तो मेरी दादी ने कहा, तेरी माँ कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रही है? मैंने कहा कि क्या मतलब दादी, कैसी बातें कर रही हो? आप तो उन्होंने कहा कि देख, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है, लेकिन तुम मेरे बेटे की अमानत हो। तुम्हारे भाई मेरे बेटे के वारिस हैं और तुम्हारी माँ तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। थोड़ा वजन बढ़ गया था लेकिन अभी भी खूबसूरत है। वह पता नहीं क्या उल्टा सीधा काम करती हो, वरना इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी? अब तुम भी कोई बच्ची नहीं रही हो, 17 साल की हो गई हो। तुम्हारी उम्र में तुम्हारी माँ की शादी हुई थी। तुम्हें नहीं पता कि उल्टे सीधे काम क्या होते हैं? और एक औरत जिसके लिए गलत तरीके से पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन हलाल के पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जितने खर्च तुम बता रही हो इस हलाल के पैसों से भला हो सकते हैं। तुम्हारे तो 2 चाचा हैं सरकारी नौकर, लेकिन हम भी इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है। माँ तुम्हारी हवेली में काम करती है, वह भी सिर्फ झाड़ू मारने का। तो इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? तुम्हें अपनी माँ पर नज़र रखनी चाहिए। तुमने भी तो मरकर अपने बाप को जवाब देना है। तो क्या जवाब दोगी अपने बाप को? अगर तुम्हारी माँ कल को तुम्हारे सर पर कोई नया बाप ले आएगी तब क्या करोगी? बस यह सब सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम गुस्सा होकर जा रही हो, लेकिन इस बारे में सोचना ज़रूर। मैं जाते हुए भी इसी बारे में सोच रही थी क्योंकि बात तो परेशानी की ही थी। सोचा कि माँ मेरी पूछ लेती हूँ, इसे मुझे बता देगी। मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? पर जब मैंने माँ से पूछा तो मुझे लगा कि माँ मुझसे कहे कि नहीं बताती, या तुम क्यों पूछ रही हो? उन्होंने तो सीधा मुझे डांटना शुरू कर दिया कि चीज़ें मिल रही हैं इसी में खुश रहा करो, फजूल के सवाल ना किया करो, जाओ जाकर खाना बनाओ। मुझे दादी ने कहा था, अगर तेरी माँ सवाल करने पर नाराज़ हो या गुस्सा हो गई तो समझ जाना वह गलती कर रही है। मेरी माँ को वाकई गुस्सा आ गया था। ठीक कहा था मेरी दादी ने, शायद वह गलत काम कर रही थी इसलिए उनको गुस्सा आ गया था। वह खुद भी यही कहा करती थी। एक दिन मैं उनका पीछा करते हुए हवेली पहुंच गई क्योंकि मुझे जानना चाहती थी कि वह ऐसा क्या काम करती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर से भगा दिया। इस बाद मेरी नज़र इस बक्से पर पड़ी जिसमें मेरी माँ ने कुछ रखा हुआ था, लेकिन चाबी सिर्फ उनके पास होती थी। मेरे भाई खेल रहे थे, उन्होंने कोई शरारत की और बक्सा एक तरफ से टूट गया था क्योंकि वो बहुत पुराना था। जब वह बक्सा टूट गया तो इसमें से कोई ऐसी चीज़ बाहर झांकने लगी जिसको देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कुछ और नहीं बल्कि ढेर सारे पैसे थे। मेरी माँ आज शाम को लेट घर आई। जिस तरह वह मेरे लिए काफ़ी सारे कपड़े लाई थी उसी तरह अपने लिए भी लाई थी। उन्होंने कहा, देखो मैं अपने लिए भी इतने सारे कपड़े ले आई हूँ। पतली हो गई हूँ, पुराने कपड़े पहनती हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ढीले हैं, इसलिए नए कपड़े लिए हैं। देखो तो सही तुम्हारी माँ ने अपने लिए क्या क्या लिया है। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने माँ को कहना शुरू किया कर दिया कि क्यों देखूँ मैं उन चीज़ों को, आखिर को आपने हराम के पैसों से ही ली होंगी यह चीज़ें। मैंने इतना ही कहा कि मेरी माँ हैरान रह गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह हराम के पैसे नहीं। मैंने कहा कि फिर यह क्या है? उन्होंने और मैंने उनके सामने बक्सा रख दिया। मैंने कहा, हवेली में झाड़ू लगाने वाली औरत को कौन इतने पैसे देता है? मेरी माँ ने कहा कि चुप हो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं जिसके बाद कि मैं तुम्हें पछताना पड़े। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं हवेली में झाड़ू लगाने का काम करती हूँ,
लेकिन जब मैंने बड़ी मालकिन को देखा तो हैरान रह गई कि वह बहुत ज़्यादा दुबली-पतली थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हैं। उनका कहना था कि मालिक ने 2 शादियाँ और करनी हैं और वह टेंशन और परेशानी में रहकर बहुत ज़्यादा खाना खाने लगी थी, जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ गया है। मैंने कहा कि मैं आपका वज़न कम करवा सकती हूँ, तो आपका पति आपकी तरफ दोबारा फिर से फ़िदा हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि झूठ है, मैंने बड़े नुस्खे आज़माए, मुझ पर कभी कोई असर नहीं हुआ और तुम वज़न कम करने की बात करती हो, तुम खुद इतनी मोटी हो। मेरी माँ ने कहा, मैंने उनको कहा कि मैं आपको 1 हफ़्ते में अपना वज़न कम करके दिखाऊँगी। अगर मेरा वज़न कम हो गया, तो फिर आपको भी यही नुस्खा आज़माना होगा, लेकिन इस नुस्खे के बदले आपको मुझे लाखों रुपए देने होंगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दूँगी, लेकिन पहले तुम अपने ऊपर यह नुस्खा आज़माओ। और मैंने क्या किया कि मेरे बाबा की पुरानी किताब तलाश ली, क्योंकि इसके अंदर ही वह नुस्खा लिखा हुआ था। इसके मुताबिक अदरक के छोटे से टुकड़े को अपनी नाव पे रख के इसके ऊपर से टेप लगानी होती है और पूरे 12 घंटे के बाद इसे निकाल देना होता है। इसलिए मैं हवेली में जाने से पहले ही यह काम करती थी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वक्त तो हवेली में गुजरता था। और देखो तुम्हारे सामने ही मेरा कितना वज़न कम हुआ है। जब उन्होंने मुझे देखा तो वह हैरान रह गई। उन्होंने भी मेरे बताए हुए नुस्खे पर अमल किया। उनका वज़न भी कम होने लगा और इसलिए उन्होंने मुझे खुश होकर बहुत सारे पैसे दिए। थोड़े पैसे मैंने उनसे पहले ही ले लिए थे, जिन पैसों से तुम्हारे लिए सामान लेकर आई थी, और यह पैसे उन्होंने मुझे 1 हफ्ता पहले ही दिए थे। मैंने कहा था कि अब मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगी, पर उनका कहना था कि हवेली में बहुत से लोग रहते हैं और एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, इसलिए तुम पैसे मिलने के 10 से 15 दिन बाद नौकरी छोड़ना, नहीं तो कहीं पैसों की बात निकल आई तो कहेंगे कि मैंने तुम्हें दिए थे हैं, या तुम पर भी इल्ज़ाम आ सकता है। इसलिए मैंने 10 से 15 दिन तक नौकरी की, लेकिन आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन था, तो बाज़ार चली गई और अपने लिए कपड़े भी ले आई हूँ। अब हमें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम उन पैसों से यहाँ पर एक छोटी-सी दुकान बनाएँगे और इसमें शहर के हिसाब से चीज़ें रखेंगे। तो फिर लोग यहाँ से साड़ी खरीदारी करेंगे। मैं इस बात पर हैरान रह गई। मेरी माँ ने कहा कि अब बड़ी मालकिन को बड़े साहब ने फिर से वक्त देना शुरू कर दिया, क्योंकि शक्ल और सूरत में वह पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अब वजन बढ़ने की वजह से बदसूरत लगना शुरू हो गई थी। और फिर मानो ना मानो, पहली बीवी तो पहली होती है, इसी के साथ इंसान को ज़्यादा मोहब्बत होती है। वह बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए उन्होंने खुश होकर मुझे पैसे दिए हैं। मैंने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं दादी की बातों में आ गई थी। मेरी माँ ने कहा कि इस औरत ने सारी ज़िंदगी यही किया है, लेकिन तुम दोबारा इसकी बातों में नहीं आना। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। वह लोग हमसे इसी तरह की बातें करेंगे। जब हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उल्टी-सीधी बातें करके हमें तंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने किसी की बात पर ध्यान नहीं देना। माँ ने मुझे गले से लगाया और हमारे हालात हमेशा के लिए बदल गए। हमने घर में ही एक दुकान बना ली, जिसमें हम शहर से सामान मंगवाया करते थे। जो सामान लेने के लिए पहले लोग शहर जाते थे, हमारी दुकान से ही अब ले लिया करते थे, इसलिए हमारी दुकान बढ़िया चल रही थी। ऊपर वाले का शुक्र है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमें किसी के घर काम करना नहीं पड़ता है, नौकरी नहीं करनी पड़ती, हम कमाते हैं और खुद खाते हैं और बहुत खुश हैं।